नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट के अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे और जहां कहीं भी देखेंगे तो एक जिसको स्लोगन कहते हैं अंग्रेजी में, वो लिखा रहता है, यतो धर्मः ततो जयः। इसका मतलब है कि जहां धर्म है वहीं विजय है, वहीं जय है। और धर्म का बड़ा बृहत्तर रूप है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसी संस्था, जिस संस्था में धर्म के ऊपर इतनी चेतना है, धर्म को लेकर के इतना चेतनशील विमर्श है, उस संस्था में अधार्मिक काम हो, असत्य का सहारा लिया जाए, गलत तरीका अपनाया जाए, गलत तरीके से कार्य किए जाएं, ये शोभा देता है। हम जोर जोर से बोलें यतो धर्मः ततो जयः, और हम धर्म का ही धर्म की ही हानि करने लगे, धर्म को ही भुला दें। धर्म क्या है इस पर विमर्श ही ना करें। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, मिंद्र, निग्रह। अब ये जो धर्म के लक्षण हैं, मैं एक दो बार जिक्र कर चुका हूं पहले भी, और आज मैं खास तौर से कर रहा हूं। आज का जो विषय है उसको अगर आप ठीक से जानेंगे, समझेंगे, तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। यतो धर्मः ततो जयः कहने वाले लोग, उसका अनुसरण करने वाले लोग किस मार्ग पर चल रहे हैं और कितनी बड़ी साजिश में शामिल हैं, कितना गहरा खेल खेला जा रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, उसको क्यों बनाया गया, उन्होंने क्यों स्वीकार किया और वो क्यों मैदान में आए, बड़ा अद्भुत खेल है मित्रों। पॉलिटिकल गैलरी में, पावर गैलरी में सामान्य जनों के बीच ये चर्चा हो रही है कि किसी जस्टिस को इस तरह के चुनाव में शामिल नहीं होना चाहिए। ये अच्छी परंपरा नहीं डाली जा रही है, क्योंकि जब आप चुनाव में जाते हैं तो डिवीजन होता है, और जब डिवीजन होगा तो उसमें कुछ कुछ खटास भी पैदा होंगी। और ये जो संस्था है, जिस संस्था को बी सुदर्शन रेड्डी रिप्रेजेंट करते हैं, वो खटास वाली नहीं है, वो पार्टीशन वाली संस्था नहीं है, वो न्याय की संस्था है। न्याय चाहे किसी के भी खिलाफ हो जाए, किसी के समर्थन में हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन वो न्याय है। अगर किसी के भी खिलाफ भी जाता है वो न्याय, तब भी वो स्वीकार करता है कि हाँ साहब, ये न्याय है। इसमें पार्टीशन कोई लाभ को ध्यान में रख करके नहीं हुआ है। न्याय लाभ को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है, ये उसका मूल होता है। ऐसी संस्था का व्यक्ति चुनाव में उतरे, पहले तो ये होना नहीं चाहिए। मर्यादा कहती है कि इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, अगर आपने अपनी मर्यादा अलग बना ली है, आपका मानदंड अलग हो गया है, तो कुछ संदर्भ में उसको माना भी जा सकता है, कहा भी जा सकता है। लेकिन इंडिया अलायंस ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया? और जो इंडिया अलायंस कल तक उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे, जो इंडिया अलायंस के नेता राष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री करते थे, और जो इंडिया अलायंस और लीडर ऑफ अपोजिशन अब हैं, लेकिन पहले वो फोटो खींचते थे मिमिक्री करने वालों का। एक तो मिमिक्री कर रहे हैं, आपको याद होगा कल्याण बनर्जी का, टीएमसी के नेता का, खुलेआम पार्लियामेंट में। उपराष्ट्रपति एक पद है और वो गरिमा में पद है। व्यक्ति का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं आप उस पद का मखौल उड़ा रहे हैं।
और इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई हास्य व्यंग करने वाले अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार सांसद, एक लॉ मेकर अपने ही कॉन्स्टिट्यूशनल पद की गरिमा का तार-तार करे, ये क्षम्य नहीं है, ये शोभनीय भी नहीं है। लेकिन न सिर्फ उनकी मिमिक्री की गई, लाइटर मोड में कह रहे थे कि ठीक है, वो अच्छी बात है। न सिर्फ उनकी मिमिक्री की गई बल्कि उसका वीडियो बनाया गया, और वीडियो बनाने वाले कौन? मिमिक्री करने वाले एक्टर हुए सांसद, और कैमरामैन जो हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्वयं राहुल गांधी। वो कैमरा कर रहे हैं। तो ये भी हमारे सदन ने देखा है। तो जिस उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट ला रहे थे इंडिया अलायंस के लोग, वो इंडिया अलायंस के लोग यकायक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसमें रह गए कि भाई धनखड़ साहब कहाँ हैं, वो लापता हो गए हैं, उनको तलाशा जाए, ऐसा सोचने लगे। अच्छी बात है, ठीक है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में कह सकते हैं कि विपक्ष को यह पूरा अधिकार है कि उपराष्ट्रपति के बारे में जाने कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं भी यहां आपसे सहमत हो गया। लेकिन अब ये मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक संस्कार को एक्सपोज कर रहा है। माननीय बी सुदर्शन रेड्डी 1995 में पहली बार जज बनाए गए। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2005 में पहली बार इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनाया गया। केंद्र में एनडीए की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। 2007 में बी सुदर्शन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, मतलब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार के कार्यकाल में ही ये रिटायर हो गए। 2011 में रिटायर हुए हैं। 1946 में इनका जन्म है। 79 वर्ष के ये हो गए हैं लगभग, और 79 वर्ष की हालत में 11 वर्ष इनको रिटायर करना हो गया है, लेकिन फिर भी ये उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, उम्र कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने बड़े सोच समझ के इस पे पूरा मंथन करके बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे का खेल क्या है, इस पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। जब आप थोड़ा इतिहास समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह खेल खेला क्यों जा रहा है, क्यों बी सुदर्शन रेड्डी को इंपोज किया जा रहा है कि वो इस फ्रंट लाइन में आ जाए, चर्चा के केंद्र में आए। कौन पार्टी क्या चाहती है, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, यूपीए का अभी कोई महत्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही कॉल ले रही है। कांग्रेस पार्टी के ही तरफ से ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। और मैंने जो आपको उदाहरण दिया, 1995 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और इनको पहली बार जज बनाया गया। उसके पहले ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एडवाइजर थे। हैदराबाद में जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके एडवाइजर थे, ये लीगल एडवाइजर थे। 71 में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। मैं उनके जीवन पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने में कि वो साल क्या है और कहां पर किसकी सत्ता है। और अब जब वो उम्मीदवार बना दिए गए हैं तो आप इसको कोरोबरेट कर सकते हैं, इस तथ्य को इस तथ्य से मिला सकते हैं कि जब ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए की तरफ से और इंडिया अलायंस की तरफ से ये ज्वाइंट उम्मीदवार हो गए हैं, तो इनकी जो आप कह सकते हैं कि लॉयल्टी है, प्रतिबद्धता रही है, वो इंडिया अलायंस के, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छी रही है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तीनों साल का आपको जिक्र कर दिया, और अब जब ये इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है
वो भी जिक्र हो गया। तो अब कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी लॉयल्टी, इनकी प्रतिबद्धता ये स्पष्ट हो गई है। जो पार्टी देश भर में घूम-घूम करके ये कह रही है कि मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है और मोदी डिक्टेटर हो गए हैं, संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी हमें, और संविधान का वो एक पुस्तिका लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, और खास तौर से अब तो ये संविधान की पुस्तिका ये भी लेके घूम रहे हैं, वी सुदर्शन रेड्डी भी। मैंने कहीं तस्वीर देखी जहां वो संविधान की पुस्तिका हाथ में लिए हुए हैं। तो ये भी घूम रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए इन्होंने इस पद पर आवेदन किया है। चयन होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चर्चा के केंद्र में क्यों आना चाहते हैं, ये इसे समझने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं कुछ आपको रेफरेंस दे रहा हूं। 2-3 जजों का आज मैं जिक्र करूंगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं बार-बार कि मोदी और उस शासन से तुलना ठीक नहीं है। इन लोगों के सामने नरेंद्र मोदी फार फार अहेड है। जिसे आप नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस तथ्य को जानते होंगे, निश्चित रूप से वो परिचित होंगे, मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, लेकिन रेफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी। लेकिन बहुत जो जो दर्शक नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। 3 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं खास तौर से। कैलाश नाथ वांचू मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बहरूल इस्लाम, पहले 2 लोगों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर तीसरे पर आएंगे। और तीसरा भी कर ही लेते हैं, के सुब्बा रेड्डी। 3 व्यक्तित्व हैं, कैलाश नाथ वांचू, बहरूल इस्लाम, के सुब्बा रेड्डी। के सुब्बा रेड्डी उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करते हैं, और वो चीफ जस्टिस के पद से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करते हैं, और वो चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा देते हैं। और ये आज से 50-60 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। कांग्रेस का ही शासन है, चीफ जस्टिस हैं, वो इस्तीफा देते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहरूल इस्लाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1956 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1962 में कांग्रेस के वो राज्यसभा सांसद होते हैं। 1968 में वो दोबारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद होते हैं। 1972 में वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बनाए जाते हैं, और फिर उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहते हैं बहरूल इस्लाम साहब। 80 में वो रिटायर कर जाते हैं। राज्यसभा के सांसद वो पहले रह चुके हैं, ध्यान रखिए आप। राज्यसभा के सांसद वो 2 बार रहे हैं, 62 और 68, 1962 1968 में। उसके बाद 1972 में उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, फिर वो एलिवेट होते हैं, वो चीफ जस्टिस बनते हैं, और 1979-80 में वो रिटायर कर जाते हैं। रिटायर करने के बाद अब आज के बी सुदर्शन रेड्डी के बहाने आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जा रहा हूं, ताकि स्थिति आप ठीक से समझ सकें, इस देश में क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ और लोकतंत्र की मर्यादा के साथ। बहरूल इस्लाम रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बहरूल इस्लाम को वापस
सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है और फिर 1980 से लेकर के रिटायर हो चुके हैं बहरुल इस्लाम। इतिहास में यह पहली घटना है। 77 में, 74 75 में इमरजेंसी लगी, 77 में चुनाव हुआ, 77 में कांग्रेस के विपरीत पार्टी की सरकार बनी, जो संयुक्त सरकार थी, और वो सरकार 1980 में गिर गई। फिर 1980 में चुनाव हुए और फिर इंदिरा गांधी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वापस आ गई। अब ये तो साहब उस वक्त के नेताओं की कारगुजारी कह लीजिए, बड़े-बड़े सूरमा थे उस वक्त। ये सारे सूरमा थे, सारे सूरमा खेत रहे और इंदिरा गांधी ने इन सबको पटकनी थी। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके आती हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आती हैं और सरकार में आने के बाद डिक्टेटरशिप किसे कहा जाता है उसे सुनिए। एक इंसान जो हाई कोर्ट में अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो गए हों, उनको 1980 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। नाम था उनका बहरुल इस्लाम। 1980 में वो जब जज बनते हैं तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जितने सब पर उन्होंने अपना निर्णय दे करके इंदिरा जी को क्लीन करके साफ करके उसके बाद 1983 में उन्होंने इच्छा जताई कि बरपेटा एक जगह है आसाम में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो लोकसभा के चुनाव लड़े। अब देखिए ये बहरुल इस्लाम की जो ख्वाहिश है वो कभी कमी नहीं हो रही है। राज्यसभा के सांसद बन गए, हाई कोर्ट के जस्टिस बन गए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, चीफ जस्टिस बन के रिटायर कर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के बाद अब वो निवृत्त हो रहे हैं। पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। अब कौन सा पद उन्हें चाहिए भगवान जाने, लेकिन उनको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, सत्ता कैसे यूज कर रही है और ब्रूटल यूज कर रही है। ब्रूटल मतलब किसी की कुछ सुनी नहीं जा रही है, सारी मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। जो राहुल गांधी आज प्रचार कर रहे हैं संविधान की रक्षा का, उन्हें यह सीखना चाहिए कि उनके खानदान ने संविधान के साथ क्या मखौल किया है। मतलब जिसको चाहते हैं जब जहां चाहते हैं उनको बना दिया, जिसको चाहा उसको हटा दिया। तो बहरुल इस्लाम 1983 में इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं बरपेटा से चुनाव लड़ना चाहता हूं। खैर किसी कारणवश वो बरपेटा गए नहीं गए, लेकिन उनको इसका रिवार्ड और मिल गया। उनको दोबारा राज्यसभा भेज दिया गया 1985 में। दोबारा जब कांग्रेस की फिर सरकार आ गई, 84 में इनकी मृत्यु हो गई, फिर वो राज्यसभा के सदस्य 83 84 में ही बन गए, फिर लेकिन राज्यसभा के सदस्य बन गए बहरुल इस्लाम। ये है कांग्रेस का संविधान के साथ व्यवहार। यतो धर्मः ततो जयः। धर्म की पूरी तरह से हानि। एक और उदाहरण सुनिए। वो उदाहरण है कैलाशनाथ वांचू का। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। कैलाशनाथ वांचू एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के जस्टिस बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, लेकिन उनके पास कानून की कोई डिग्री नहीं है। और ये प्री इंडिपेंडेंस से ही वो आ गए कानून के प्रक्रिया में और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। कैलाशनाथ का वांचू 355 फैसले किए उन्होंने अपने कार्यकाल में। उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी। मतलब पिक एंड चूज, जो मेरे हक में फैसला दे उसे कानून की डिग्री हो नहीं हो, उठाओ और बनाओ। कानून का ज्ञान उनको हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन एक हॉकी प्लेयर को आप कहें कि वो क्रिकेट का वो प्लेयर नहीं है, कभी खेला नहीं, लेकिन क्रिकेट में आ सकता है ये सोच करके कि हॉकी खेला है और क्रिकेट की भी इसको समझ है, ये खेल सकता है। फिर भी मैंने एक बार एक वाकया हुआ, जनरली जो होता है जिसको फॉर्मल एजुकेशन में कहते हैं कि वाइस चांसलर के लिए हमारे यहाँ एक मर्यादा है कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बड़ा खेद रहता है लोगों को। एक दो ऐसे भी थे जिनके लिए इस इस मर्यादा को थोड़ा हटाया गया, उसमें परिवर्तन किया गया और वो व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे, वो ग्रेजुएट थे। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर को वाइस चांसलर का पोस्ट ज्यादा सुशोभित नहीं कर रहा है। वाइस चांसलर के पोस्ट को रामधारी सिंह दिनकर सुशोभित कर रहे हैं। ये मर्यादा है, उनके लिए डिग्री महत्व नहीं रखती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति तो नहीं थी, कैलाशनाथ वांचू जैसे ऐसे बड़े महान स्कॉलर तो नहीं आ गए थे कानून के, जिनको कि जज बनाना पड़ जाए। मतलब कमी हो गई थी चारों तरफ जजों की क्या? कानून वेत्ता की कमी थी इस देश में सब कानून वेत्ताओं की इतनी अधिकता है जिसका वर्णन नहीं है। तो ऐसा तो था नहीं कि कानून वेत्ता नहीं है, कानून के मर्मज्ञ, कानून के जानकार नहीं है समाज में मौजूद, इसलिए कैलाशनाथ वांचू को जल्दी लाइए, उनके बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या ऐसी परिस्थिति थी? ऐसी थी क्या? ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और आप हैरान हो जाएंगे, पूरा इंडिपेंडेंस हमारे कानून वेत्ताओं ने ही लड़ा, उन्हीं की लड़ाई थी। जितने लीगल लुमिनरीज थे, वो सबसे आगे थे आजादी की लड़ाई में, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, संघ के हों, नॉन संघ के हों, वामपंथ के हों, कांग्रेस के हो, नॉन कांग्रेसी हों, ज्यादातर लॉयर थे। लेकिन उस कालखंड में इनको कैलाशनाथ वांचू बड़े ब्रिलियंट लगे। उनको लगा कि इनके दिमाग का अगर इस्तेमाल जुडिशियल सर्विस में नहीं हुआ तो भारत चूक जाएगा, कुछ कुछ ऐसा खो जाएगा भारतीय न्याय व्यवस्था से जो हम भारत का प्रशासन खोने देना नहीं चाहता था। वाह, इतना बड़ा काम! तो माननीय नेहरू जी, इंदिरा जी के शासनकाल में यह भी हुआ कि बिना डिग्री के, बिना लॉ के, डिग्री की फॉर्मल एजुकेशन के, बिना किसी डिग्री के भी भारत में जज बने। मैं आपके सामने कोई निंदा के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, निंदा करने के लिए खड़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं खेल बताने के लिए आज आया हूं और आपको बताऊंगा कि खेल क्या चल रहा है। तो दो उदाहरण आपने देखे, कैलाशनाथ वांचू और बहरुल इस्लाम को किस प्रकार से जज अपॉइंट किया गया। बहरुल इस्लाम में तो सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। इसमें तो कह सकते हैं जिन्हें कैलाशनाथ वांचू बड़े जानकार थे तो उन्हें बना दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये विम्स एंड पेंसी, लाइक डिसलाइक, नेहरू इंदिरा की पसंद में अगर कोई आ गया तो वो कुछ भी पा सकता है, अगर वो पसंद में नहीं आया तो फिर वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर का अकाउंट ले लीजिए, आचार्य कृपलानी का ले लीजिए, जयप्रकाश जी का ले लीजिए, जिनका भी लेना हो लीजिए। ये सबकी राय है कि उनकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक पर सारे कुछ तय होते थे, अब तय हो रहे हैं। अब अब बी सुदर्शन रेड्डी को क्यों लाया गया? कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता वर्तमान में जो एक रबर स्टैंप, जो रबर प्रेसिडेंट बने हैं, जो एक कदम चल भी नहीं पाते हैं राहुल गांधी से पूछे, सोनिया गांधी से पूछे बगैर, उस कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता जो राहुल और सोनिया हैं और इवन प्रियंका हैं, ये सब जेल के मुहाने पर खड़े हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। दिक्कत यह है कि प्रेजेंट उनको लगता है कि इनकी जो मशीनरी है जो प्रचार करेगी कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ
बड़ा अन्याय हो रहा है और मोदी डिक्टेटर है। सोनिया गांधी के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ हो रहा है, मोदी डिक्टेटर है। तो ये नैरेटिव बनाने में कामयाबी मिल जाएगी। लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई ये जो जेल जा रहे हैं, वो जेल जाने का आधार कितना जायज है और नाजायज है। डेक्कन हेराल्ड केस में साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग और इधर का उधर हो गया, करोड़ों, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का खेल हो गया है। इसके एविडेंस हैं साफ, बचना मुश्किल है। तो वोट चोरी का कहानी शुरू कर दिया। और अब दूसरा कहानी यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी को ले आओ, और इस मुद्दे पे 56 जज ने अभी समर्थन किया गृह मंत्री के स्टेटमेंट का, या सरकार को, पूर्व जजों ने, और अब इधर भी कुछ जज इनको समर्थन करेंगे। तो जुडिशरी में पार्टीशन दिखना शुरू हो जाए, और तब अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ न्यायालय कोई वर्डिक्ट दे, तो उसे बड़ी आसानी से पब्लिक डोमेन में यह कहा जाए कि देखिए न्यायालय हमारे खिलाफ कितना कितना दुर्व्यवहार कर रही है और वेंडेटा का पॉलिटिक्स कर रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स में न्यायालय शामिल हो गई है नरेंद्र मोदी के साथ। यह कुप्रचार शुरू हो जाए, और फोर फ्रंट में बी सुदर्शन रेड्डी रहे, तो बी सुदर्शन रेड्डी के केंद्र में ला करके न्यायालय को विभाजित कर दो, आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो जाए, वैचारिक डिवीजन हो जाए, और फिर लाइक डिसलाइक पर डिवीजन हो जाए, और इस डिवीजन को समाज में स्टैब्लिश कर दिया जाए कि न्यायालय डिवाइड होकर के सोच रही है और मेरे खिलाफ डिवाइडेड है, और मेरे खिलाफ न्यायालय है और मोदी के साथ है। ये पूरा बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत बी सुदर्शन रेड्डी को लाया गया है, वरना वो जज को लाने की आवश्यकता क्या थी? उनको मालूम है कि कोई, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस वोटिंग में इस बार यहां पर व्हिप काम नहीं करता उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो हो सकता है कि किसी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थोड़ा सेंध लगाई जा सकती है, एनडीए के कुछ नेताओं में सेंध लगाई जा सकती है, साउथ के हैं, अभी चंद्रबाबू नायडू के लोगों पर सेंध लगाई जा सकती है, मतलब किसी को भी लगा सकते हैं आप, जो होने का है नहीं, कुछ भी नहीं होना है। व्हिप जारी करने का यह मतलब नहीं होता है, ये बिना व्हिप का अघोषित व्हिप है। किसकी हिम्मत होगी, आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा कि कौन किसने क्रॉस वोटिंग की है। तो आज की तारीख में कोई नेता इतनी हिम्मत, कोई सांसद इतनी हिम्मत करेगा नहीं। फिर भी ये रिस्क क्यों लिया जा रहा है? ये रिस्क इसलिए लिया जा रहा है कि अदालत के पूर्व जज जो हैं, वो पूर्व जजों का डिवीजन हो जाए, वो दिखे, उस पर चर्चा हो जाए, पूर्व जज वर्तमान जज कहीं कुछ बोल दें, ये डिस्कोर्स में आ जाए, और ये एस्टैब्लिश हो जाए कि न्यायालय जो है वो पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। और अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, मोदी करवा रहा है। अपराध साफ साफ स्पष्ट हो चुका है, अदालत के संज्ञान में है, जांच एजेंसियों के संज्ञान में है, खुली किताब है, कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी उस केस को लड़ रहे हैं, बचने की कोई संभावना नहीं है। तो ये तिकड़म किया जाए, अदालत के इंस्टीट्यूशन को ही ध्वस्त कर दिया जाए। ध्वस्त तो इसके पहले उन्होंने कर दिया था बहरुल इस्लाम के मामले में, कैलाशनाथ वांगचू के मामले में, तब उनके इशारे पर अदालत चलती थी, जिसको चाहो उसको जज बनाओ, जिसको चाहो जज नहीं बनाओ। और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, अभी अभी संजीव खन्ना साहब जो जस्टिस थे, इनके चाचा थे एचआर खन्ना। एचआर खन्ना के साथ क्या किया इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान? वो अकेले जज थे, और अभी जो जज गए हैं अभी चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी ने क्या किया इमरजेंसी के दौरान? 5 जजों की बेंच थी, जिसमें अकेले एचआर खन्ना एक जज थे, जिन्होंने डिसेंट किया, विरोध किया था, जब राइट टू कम टू न्यायालय, यह भी उन्होंने खत्म कर दिया। बोला आपको न्याय पाने का भी अधिकार नहीं है।
जबलपुर का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट, और 5 जजों की बेंच में ये चंद्रचूड़ के पिताजी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि हाँ, आपका न्याय पाने का अधिकार नहीं है, आपको इमरजेंसी लागू है, खत्म। आपका राइट टू गेट द जस्टिस इज बीइंग कंप्लीटली सीज्ड बाय दिस ऑर्डर दैट दिस कंट्री इज हैविंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उस 5 जजों की बेंच में एक थे एचआर खन्ना, जिन्होंने इस पर इस जजमेंट के खिलाफ कहा कि नहीं, यह गलत है, आम लोगों को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए, यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। ऐसे ऐसे कुकर्म हुए इस देश में, यतो धर्मः ततो जयो के ततो जया के नाम पे धर्म की हानि की गई, मर्यादा को तार तार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ताखे पर नहीं समंदर में फेंक दिया उठा करके, और वो लोग अब गुमराह कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को निशाने पर लेकर के कि सब कुछ मोदी पर कर दो, क्योंकि बार बार मोदी बार बार मोदी बार बार इनको चुनाव में मात कर रहे हैं, मात दे रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। अब ये चाह रहे हैं कि केबी सुदर्शन के बहाने अदालत में डिवीजन हो जाए। जाहिर है केबी सुदर्शन के पक्ष में भी लोग होंगे, केबी सुदर्शन के विरोध में भी लोग होंगे, अदालत के अंदर होंगे, लेकिन अदालत के लोग तो आकर के चुनाव लड़ेंगे नहीं। चुनाव तो लड़ेंगे जो सांसद हैं वही, वोटर तो वही हैं, लेकिन इसके बहाने कुछ डिवीजन हो जाए, और डिवीजन हो जाएगा तो फिर आगे हमको ये नैरेटिव सेट करने में बड़ी आसानी होगी कि देखिए अदालत कितनी बटी हुई है, और मेरे खिलाफ ये अदालत भी मोदी के साथ खड़ी हो गई है। ये पूरे इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ रणनीति बना करके बहुत, और आपको सामने से ये सारी बातें दिखेंगी नहीं, इतनी इतनी मेटिकुलसली, इतनी सूक्ष्मता के साथ ये प्लानिंग हो रही है, जिस प्लानिंग को आप समझ नहीं पाएंगे। उनको मालूम है कि वोट चोरी का जो नारा दे रहे हैं अभी बिहार में जाकर के, वो वोट चोरी नारे पर निशाने पर नहीं है। निशाने पर है कि वो कहा जाएगा कि आज आपका वोट चोरी हुआ है, कल आपका बाकी चीजों को सीज किया जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। इन नैरेटिव को आगे लाया जा रहा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को यूं ही उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। उम्मीद है कि आप हमारे इस विश्लेषण को ठीक से देखेंगे और समझेंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।